नमस्कार दोस्तों, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो विस्तृत क्लासेस हमने अब तक करा दी हैं, उन क्लासेस के आधार पर अर्थात उन क्लासों का हम लोग प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से उसका रिवीजन कर रहे हैं। अर्थात इस तरीके से क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास की आज की जो क्लास है ये तीसरी क्लास है। इसमें हमने उन सवालों को, उन क्वेश्चनों को संकलित किया है जो आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात उन सवालों को हमने इसमें संकलित किया है जो परीक्षाओं में, पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं, या फिर उन प्रश्नों को संकलित किया है जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये जो प्रैक्टिस क्लास की सीरीज हम चला रहे हैं, ये उन छात्रों के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जिनके पास विस्तृत तौर पर पढ़ने का समय नहीं है। वो इस प्रैक्टिस क्लास अर्थात प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से जो हम रिवीजन क्लास दे रहे हैं, इसके माध्यम से वो अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं और उनके लिए ये पर्याप्त होगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कौन सी होती है? ठीक है ना। किसी भी देश की जो तट रेखा होती है, अगर उसकी समुद्री सीमा है तो अर्थात समुद्र से अगर वो देश लगा हुआ है तो समुद्र की जो लहरें हैं उसके तटों को काट छांट देती हैं, जिसकी वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है। तो इन टेढ़ी मेढ़ी तटों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसकी एक उपयोगिता होती है। मुख्यतः एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशनल लॉ ऑफ सी। 1982 में इस संगठन के द्वारा विश्व के उन तमाम देशों जिनकी समुद्री सीमाएं बनती हैं, उन देशों के बीच में एक समझौता किया गया कि वह देश अपनी जो उसकी मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से कितने अंदर, समुद्र में कितना अंदर तक वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है। अर्थात वहाँ से जो भी खनिज हैं, जो समुद्र में खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों को वो निकाल सकती है। इसके लिए एक समझौता किया गया उन देशों के बीच में जिनकी समुद्री सीमाएं बनती हैं। इस समझौता को करने के पीछे जो कारण था वो ये था कि जो हमारी क्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, इसी क्रस्ट पर सभी चीज़ें हैं। इसी पर पठार है, समतल भूमि है, इसके अलावा जो सागर है, समुद्र है, वो भी इसी पर है, और जो पर्वत है वो भी इसी पर है। अर्थात ये जो सतह है ये कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर यहीं पर सागर है, और कहीं पर पठार है, और कहीं पर समतल भूमि है। अर्थात वो कुछ इस तरीके से है। और इसके नीचे अर्थात ये क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे आवरण होता है, और आवरण के नीचे कोर होता है। ये नीचे कोर है, आवरण, और ये हमारा क्रस्ट है जिस पर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये सागर है, ये यहाँ पर सागर है। तो अगर किसी देश के द्वारा समुद्र में खुदाई की जाती है या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, अगर वो यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ पर हमारा जो क्रस्ट है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। अर्थात समुद्र का जो सबसे निचला तल है वहाँ से जो आवरण का क्षेत्र है वो काफ़ी कम रह जाता है। तो अगर यहाँ पर खुदाई होता है तो इससे ये क्रस्ट के टूटने की आशंका सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से जब ये क्रस्ट टूट जाएगा तो यहाँ पर आवरण लावा कंडीशन में, और वहाँ से बाहर निकल जाएगा। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाएंगी, जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट या फिर भूकंप जैसी प्रक्रियाएँ प्रारंभ हो जाएंगी। तो इस घटना से बचने के लिए विश्व के तमाम देशों ने एक समझौता किया 1982 में, और उसमें तय किया गया कि कोई भी देश जो है अपनी जो सीमा है उससे कितना अंदर तक अपने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है। तो ये तय किया गया कि कोई भी देश अपनी आधार रेखा से, आधार रेखा जिसकी हम लोग प्रारंभ में बात करते थे, जहाँ से सवाल बना था, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी इन तटों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा से 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील की जो दूरी होती है यहाँ पर, इसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। 200 समुद्री मील को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो 200 समुद्री मील तक कोई भी देश अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है, इसके अंदर जो भी खनिज है, उनका दोहन यहाँ पर कर सकता है।
तो ये आधार रेखा है, अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा, सीधी रेखा होती है, ये सीधा इसलिए कर दीजिए कि समुद्र में दूरी नापने में आसानी रहे। तो इस रेखा को कहते हैं आधार रेखा। और जो भी किसी देश की समुद्र की जो दूरी नापी जाती है वो इसी आधार रेखा से ही नापी जाती है, ठीक है ना। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील पर ये प्रादेशिक समुद्री सीमा है। दूसरा जो है ये वाला, इसको कहा जाता है अविच्छिन्न मंडल, दूसरा 24 मील पर बनता है, ये अविच्छिन्न मंडल, और इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो भारत जो है किसी भी समुद्र प्राकृतिक संसाधन का दोहन 200 समुद्री मील तक ही कर सकता है। तो पहले सवाल का सही जवाब होगा कि टेढ़े मेढ़े तटों को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? आंसर होगा आधार रेखा कहलाती है। अगला सवाल है कि भारत अपने आधार रेखा से समुद्र में कितनी दूरी तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकती है? मैंने बताया था कि 200 समुद्री मील तक 200 समुद्री मील तक कोई भी देश अपने समुद्र में 200 समुद्री मील तक प्राकृतिक संसाधनों का, अर्थात जो वहाँ पर खनिज है उनको वो निकाल सकती है, अर्थात उसका दोहन कर सकती है। अगला सवाल है कि भारत के भूगर्भ में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? भारत के भूगर्भ में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? भारत के भूगर्भ में, अर्थात जो भारत का ये मुख्य क्षेत्र है, ये मुख्यतः गोंडवाना की चट्टान है। यहाँ पर ये गोंडवाना से टूट करके जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये मुख्यतः गोंडवाना क्षेत्र है, अर्थात गोंडवाना की चट्टानें हैं। तो इसके भूगर्भ में, अर्थात जमीन के नीचे, सतह के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अलग अलग क्रम में, भारत का जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग कालखंडों में इसका निर्माण होता है। तो इस तरीके से संपूर्ण जो गोंडवाना, अर्थात भारत की जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये भारत की जो मुख्य भूमि बनती है, इसमें मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें मुख्यतः 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले ये जो क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में है, इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप, इसको कहते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है ना। दूसरा ये कर्नाटक का क्षेत्र है, और कर्नाटक वाले इस क्षेत्र को, यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं भूगर्भ में, इसे कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसे कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है ना। इसके अलावा ये आंध्रा का क्षेत्र है, और आंध्रा के क्षेत्र में जो चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं भूगर्भ में, इनको कहते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इन्हें कहते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इनको कहते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। इसके अलावा ये विंध्य श्रेणी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यहाँ पर है विंध्य क्रम की चट्टानें, यहाँ पर विकसित हुई हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। इसके अलावा ये नदी घाटियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर है दामोदर नदी, यह है महानदी, और यहाँ से आ रही है गोदावरी नदी। तो नदियों का जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदी घाटियाँ बनती हैं। नदी घाटियों में जो चट्टानें विकसित होती हैं, इसको कहा गया है गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है ना। तो इस तरीके से कितनी हो गई? पहला दक्कन ट्रैप, दूसरा धारवाड़ क्रम, तीसरा कुड़प्पा क्रम, चौथा गोंडवाना क्रम, और पांचवा यह है विंध्य क्रम, इसे विंध्यन क्रम भी कहते हैं, विंध्यन क्रम, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ये पूरा गोंडवाना क्षेत्र है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, अर्थात पृथ्वी के लावा के शांत होने के बाद जो सबसे पहली चट्टान बनी थी वो आर्कियन क्रम की चट्टान थी। तो बाकी शेष जितना भी दिखाई दे रहा है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। इस तरीके से भारत में 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कि भारत के भूगर्भ में कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? 6 प्रकार की चट्टानें, ठीक है। अगला सवाल है कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद सर्वप्रथम किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ? अभी मैंने बताया कि पृथ्वी के ठंडा होने के बाद, अर्थात पृथ्वी पर जो लावा से क्रस्ट का निर्माण हो रहा था, उसके ठंडा होने के बाद जो सबसे पहली चट्टानों का निर्माण हुआ था, उसका नाम है आर्कियन क्रम की चट्टान, वो है आर्कियन क्रम की चट्टान। अगला है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? अभी मैंने बताया था कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक में एक जिला है धारवाड़, उसी धारवाड़ के नाम पर इसका नाम रखा गया है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो मुख्यतः ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जा रही हैं? सही आंसर होगा कर्नाटक,
कर्नाटक में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि आर्थिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण चट्टानें कौन सी होती हैं? आर्थिक रूप से चट्टानें वही होंगी जिसमें सबसे अधिक खनिज पाया जाएगा, सबसे अधिक खनिज पाया जाएगा। तो धात्विक खनिज, जो भी आग्नेय चट्टानें होती हैं इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुख्यतः धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, इस प्रकार की जो धातुएं हैं, तो लगभग सभी धातुएं जो हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती हैं। तो इस वजह से इसकी आर्थिक जो महत्ता है ये सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है ना। तो आर्थिक रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं वो कौन सी हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। इसके बाद है भारत में सबसे अधिक धातु किस क्रम की चट्टानों में पाई जाती है? अभी मैंने बताया था इसी वजह से धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो सही आंसर होगा इसका भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है ना। अगला सवाल है कि कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ये कुड़प्पा क्रम की चट्टान है। कुड़प्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है, उसी के नाम पर इस क्रम की जो चट्टानें है उसे कुड़प्पा क्रम कहा गया है। तो मुख्यतः अब देख पा रहे होंगे ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं कहाँ पाई जा रही हैं? आंध्र प्रदेश में। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं कहाँ पर पाई जा रही हैं? आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है कि भारत में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। भारत में जो हीरा है ये मुख्यतः दो जगहों से पाया जाता है। भारत में जो मुख्यतः हीरा है ये दो जगहों से। एक स्थान आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक खान है जिसका नाम है गोलकुंडा की खान, इसका नाम है गोलकुंडा की खान, आंध्र प्रदेश में। और ये विंध्य क्रम की जो श्रृंखला है इसमें यहाँ पर एक खान है, ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसे कहते हैं पन्ना की खान, पन्ना की खान। तो पन्ना की खान यहाँ पे, इसके पन्ना की खान जो है एक यहाँ से और आंध्र प्रदेश के ये गोलकुंडा की खान से, इन दो जगहों से हीरा प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो मुख्यतः विंध्य क्रम की चट्टानों में, विंध्य क्रम की चट्टानों में मुख्यतः हीरा प्राप्त किया जाता है। विंध्य क्रम की चट्टानें जो भवन निर्माण सामग्री जो होती है इसके लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। विंध्य क्रम की चट्टानें इमारती जो भवन निर्माण सामग्री है इसके लिए और इसके अलावा हीरा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसका विस्तार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, और इसके अलावा थोड़ा सा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार होता है, ठीक है ना। तो हीरा जो है विंध्य क्रम की श्रेणियों में पाया जाता है। तो भारत में हीरा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये विंध्य क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत में कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? भारत में कोयला नदी घाटियों में पाया जाता है। भारत में कोयला जो है वो नदी घाटियों में पाया जाता है। तो नदी घाटियों में जिस चट्टानों का विकास हुआ है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, यह है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, महानदी घाटी क्षेत्र, और यह है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। इन नदी घाटियों में मुख्यतः भारत में कोयला पाया जाता है। सबसे अधिक कोयला आप देखेंगे यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है, तो इन क्षेत्रों में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। चट्टानें कौन सी होंगी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। भारत में मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ये दूसरी श्रेणी का कोयला होता है। तो भारत में सबसे अधिक कोयला यही होता है, और ये सबसे अधिक कहाँ पर होता है? इन नदी घाटियों में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो भारत में कोयला सबसे अधिक किसके अंतर्गत पाया जाएगा? आर्कियन, कुड़प्पा, धारवाड़ और गोंडवाना। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। अगला सवाल है कि भारत की नदी घाटियों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? जो नदी घाटियां हैं, अभी ऊपर वाले सवाल से ही पर निर्भर करता है ये। तो भारत की जो नदी घाटियां हैं इसमें मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जा रही हैं। अगला सवाल है कि दक्कन ट्रेप का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में हुआ है? आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दक्कन ट्रेप मैंने बनाया है। दक्कन ट्रेप जो है ये गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात यहाँ पर थोड़ा सा, गुजरात यहाँ पर थोड़ा सा, मध्य प्रदेश और इसके अलावा यहाँ पे सबसे अधिक महाराष्ट्र में। तो सबसे अधिक विस्तार जो है दक्कन ट्रेप का वो कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है ना। तो इसका सबसे अधिक महाराष्ट्र, इसके अलावा गुजरात में भी इसका थोड़ा सा विस्तार है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश में भी इसका थोड़ा सा विस्तार होता है, लेकिन सबसे अधिक विस्तार जो हुआ है इसका महाराष्ट्र राज्य में हुआ है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पूर्व से पश्चिम में, ठीक है ना। जैसे कि हिमालय देख पा रहे होंगे, यह है पूर्व से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत। विश्व की जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विश्व के सभी महाद्वीपों में जितनी भी लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, आप उन्हें देखेंगे कि उनका सबका विस्तार जो हुआ है वो किस दिशा में हुआ है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण में हुआ है। जैसे कि रॉकी श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में किस तरीके से हुआ है? ये भी उत्तर से दक्षिण में हुआ है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में एंडीज, उसका विस्तार भी कैसे हुआ है? ये भी उत्तर दक्षिण में हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे
ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो भी उत्तर दक्षिण इसका विस्तार होता है। तो पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय, जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। बाकी एंडीज, रॉकीज, एटलस और इसके अलावा हिमालय जो है ये पूर्व से पश्चिम में विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज और रॉकी ये दोनों उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत होती हैं। एटलस भी पूर्व से पश्चिम विस्तृत होता है, लेकिन ये लंबी नहीं है, हिमालय से ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगला सवाल है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये गोंडवाना लैंड की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना लैंड की चट्टानों का जो प्रवाह है ये उत्तर पूर्व की ओर होता है, और जाकर के जब यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से इसमें वलय पड़ गया। इसी वलय पड़ने की वजह से इस हिमालय का निर्माण हुआ। तो चूंकि वलय पड़ने से इसका निर्माण हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? वलित पर्वत कहा जाएगा। इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन है कौन सा? हिमालय, ठीक है ना। ब्लॉक पर्वत उन्हें कहते हैं जैसे सतह है और सतह नीचे चला जाए तो उसके दोनों किनारे ऊपर उठ जाएंगे, इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की प्रक्रिया से निर्मित होता है, और अवशिष्ट पर्वत वो पर्वत जो शेष रह गए हैं, पहले ऊंचे हुआ करते थे अब वो शेष यानी कि बच गए हैं, थोड़े से रह गए हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत है, मुख्यतः विंध्यक्रम की श्रृंखला हो गई या फिर यहाँ पर अरावली हो गई, ये सब अवशिष्ट पर्वत के मुख्यतः उदाहरण है, ठीक है ना। ये अब बहुत ऊंचे नहीं रह गए हैं, उन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। तो फिलहाल हिमालय जो है वो किसका होगा? किस प्रकार का? वलित पर्वत होगा हिमालय, क्योंकि ये दो चट्टानों के टकराने से उसमें जो वलय पड़ा उससे इसका निर्माण हुआ था। अगला सवाल है कि हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था? हिमालय का जो निर्माण है ये सेनोजोइक महाकल्प काल में हुआ था। सेनोजोइक महाकल्प काल में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है ना। कार्बनिक फेरस युग में वेंजिया का विखंडन हुआ था। जुरेसिक युग में गोंडवाना और अंगारा इन दोनों का विखंडन हुआ। सेनोजोइक महाकल्प काल में हिमालय का निर्माण होता है, और यह प्लीस्टोसीन युग, इसमें उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ था। उत्तर भारत के मैदान का निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था। अगला सवाल है कि कुनलून का जो दक्षिणी विस्तार है, कुनलून क्या है, ठीक है ना। हिमालय का जब निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण, तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो उसके दोनों किनारे ऊपर उठ गए थे, जिसमें जो यूरेशियन प्लेट थी अर्थात जो अंगारा लैंड की प्लेट थी, ये भारत में ये वाला जो हिस्सा है मुख्यतः चीन की तरफ जो उभार आया था उसको बोला गया था कुनलून। इसी कुनलून का जो दक्षिणी विस्तार है भारत में, दक्षिणी विस्तार है, उसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय है, ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये बृहत हिमालय है, बीच में लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है यह है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। तो इस तरीके से हिमालय की कुल 4 श्रेणियां हो जाती हैं। लेकिन जो ये ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय मुख्यतः कुनलून का ही दक्षिणी विस्तार है, ठीक है ना। तो ट्रांस हिमालय का दक्षिणी विस्तार, ठीक है ना। तो कुनलून का जो दक्षिणी विस्तार है वो कौन सा होगा? यहाँ पे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो होगा ये कुनलून का दक्षिणी विस्तार कहलाएगा। अगला सवाल है कि जास्कर श्रेणी स्थित है, जास्कर श्रेणी स्थित है। ये हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। ऊपर है यह है ट्रांस हिमालय, यह बृहद हिमालय, यह है लघु हिमालय और यह है शिवालिक हिमालय। तो ये जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में मुख्यतः 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां। सबसे ऊपर वाला इसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी, बीच में जो श्रेणी है उसका नाम है लद्दाख श्रेणी, और सबसे नीचे जो श्रेणी है उसका नाम है जास्कर श्रेणी, ठीक है ना। अर्थात काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन तीनों को मिलाकर के बनता है ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। तो यही आंसर होगा कि जास्कर श्रेणी स्थित है कहाँ पे? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जास्कर श्रेणी। अगला सवाल है कि भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी कहाँ पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर स्थित है। ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या काराकोरम श्रेणी में यहाँ पर स्थित है। इसका नाम है K2, इसका नाम है K2, इसको बोलते हैं गार्डविन, इसका नाम है गार्डविन आस्टीन, इसका नाम है गार्डविन आस्टीन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर निर्विवादित तौर पर पूछेगा, एक सवाल इससे पूछा जाता है कि पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, तो पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर है, सिक्किम में, वह कंचनजंगा। पूर्णतः भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी सिक्किम में है, नाम है कंचनजंगा। लेकिन ऐसे सवाल पूछ रहे सीधे सीधे कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है K2, लेकिन K2 विवादित है, इसका थोड़ा सा हिस्सा
पाकिस्तान में भी जाता है और थोड़ा सा हिस्सा इसका भारत में भी आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इस सवाल के हिसाब से आंसर बनेगा कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2, भारत की सर्वोच्च चोटी K2। अगर निर्विवादित तौर पे पूछेगा कि निर्विवादित तौर पे जिस पर कोई विवाद ना हो, अर्थात निर्विवादित तौर पर भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा कंचनजंगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि हिस्पर ग्लेशियर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिस्पर जो ग्लेशियर है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहाँ पे काराकोरम श्रेणी, ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी में मुख्यतः कुछ ग्लेशियर हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं। कौन कौन से ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है, उसके अलावा बियाखो ग्लेशियर, बाल्तोरा ग्लेशियर, ससाइमी ग्लेशियर, ठीक है ना, और हिस्पर ग्लेशियर, ये तमाम जो ग्लेशियर हैं ये काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर हैं, ठीक है ना। तो सवाल क्या पूछा गया था कि हिस्पर ग्लेशियर, मैंने बताया भी कि हिस्पर ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है हिस्पर ग्लेशियर। हिस्पर ग्लेशियर किसके अंतर्गत आएगा, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ठीक है ना। तो भारत का जो भारत में पूर्णतः भारत में स्थित है वो है ससाइमी ग्लेशियर, वो है ससाइमी ग्लेशियर, ठीक है ना। मैंने बताया था काराकोरम श्रेणी में स्थित है ससाइमी ग्लेशियर और ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। अगला सवाल है कि भारत में स्थित भारत की जो सर्वोच्च चोटी है, भारत में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी, अभी इस पर बात हुई थी और मैंने बताया भारत की में स्थित भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, पूर्णतः भारत में स्थित भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कंचनजंगा, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा कंचनजंगा, ठीक है। अगला सवाल है कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है, सही आंसर होगा सिक्किम। मैंने बताया था कि कंचनजंगा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यह है भारत का सिक्किम राज्य, ठीक है ना। कंचनजंगा स्थित है सिक्किम में। अगला सवाल है कि अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ पे, जो स्थित है कहाँ पे, अराकान योमा ऐसे समझते हैं, ये हिमालय है, ये हिमालय है। हिमालय अपने दोनों छोरों पर दक्षिण की ओर मुड़ गया है, ठीक है ना। तो एक हिस्सा इस तरीके से इसका मुड़ जाता है और इसका एक दूसरा हिस्सा जो है वो इस तरीके से इधर मुड़ जाता है, अर्थात ये म्यांमार में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसके कुछ अलग नाम हो जाते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी इसके कुछ अलग नाम हो जाते हैं। म्यांमार में जो हिमालय का विस्तार है उसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा। अराकान योमा का विस्तार कहाँ पर हुआ है, म्यांमार में। हिमालय का वह विस्तार जो म्यांमार में है उसको क्या बोला जाता है, अराकान योमा कहा जाता है। भारत में इसे हिमालय कहा जाता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान में इसका जो मुड़ा है दक्षिण की ओर, इसे यहाँ पर सुलेमान कहते हैं, पाकिस्तान में इसे सुलेमान पर्वत, और जो अफगानिस्तान में जो दक्षिण की ओर मुड़ा है उसे हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है, ठीक है ना। चीन में इसे कुनलून कहा जाता है। इस तरीके से हिमालय के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर होगा अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो स्थित है कहाँ पे, म्यांमार में, जो कि स्थित है म्यांमार में। अगला सवाल है कि ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार से किसके द्वारा अलग होता है। ट्रांस हिमालय जो है, हिमालय की जो भी श्रेणियां हैं, हिमालय की जो भी श्रेणियां हैं उनके बीच में समतल मैदान पाया जाता है जिसे घाटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो वो जिन घाटी से अर्थात जिस क्षेत्र से दोनों अलग होते हैं, ठीक है ना, तो वो किससे होता है। ट्रांस हिमालय तिब्बत के पठार से इंडस सापू सटर जोन, ये लिख लेंगे, इंडस सांपू सटर जोन, इंडस सांपू सटर जोन से अलग होता है, इंडस सांपू सटर जोन से, ठीक है ना। सचर जोन से बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होता है सटर जोन से। अगला सवाल, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है। दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, ये लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी में यहाँ पे एक चोटी है, लद्दाख श्रेणी में यहाँ पे एक चोटी है, नाम है राकापोसी। और राकापोसी जो है ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, क्योंकि अमूनन जो पर्वत होते हैं वो इस तरीके से उनकी ढाल होती है, इस तरीके से ढलान होता है, लेकिन राकापोसी का जो ढाल है वो इस तरीके से है, अर्थात ये बिल्कुल ही सीधा है। अर्थात विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल वाली जो चोटी है वो है राकापोसी। आज की क्लास में हमने 25 सवालों को संकलित किया है। आपको ये क्लास अर्थात जो प्रैक्टिस सीरीज ये चल रही है ये आपको कैसी लग रही है। जो भी आपके विचार हैं या जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम इसे नियमित रूप से आगे
जारी रख सकें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।